स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल इजी स्टेप अप पर। हम क्लास 9th की साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का आज ये थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर इस लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज के पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमें इस टॉपिक को पढ़ने में, स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ने में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हम इन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इनके अंदर, इस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के अंदर जो भी टॉपिक्स आएंगे हम उनकी बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इनके अंदर, जैसे कि वॉल्यूम क्या होता है, शेप क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, रिजिडिटी क्या होती है, डिफ्यूजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें हम इन टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे। आज हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में, इसके पार्ट 2 में, स्टेट्स ऑफ मैटर लेक्चर के पार्ट 2 में हम आगे की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है शेप। हम इन टॉपिक्स की डेफिनेशन लिखवाते रहेंगे, आप हमारे साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर बताएंगे और साथ ही साथ उनको डिफरेंशिएट भी कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा था? शेप। अगर कोई पूछे व्हाट इज शेप, तो शेप क्या? आकार। तो शेप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? कोई चीज का कैसा आकार है, आकृति कैसी है, कैसा दिखता है, यही तो है शेप। शेप इज डेफिनेट बाउंड्रीज। शेप इज डेफिनेट बाउंड्रीज, या हम बोल सकते हैं शेप इज डिफाइंड एज डेफिनेट बाउंड्रीज। Shape is defined as definite boundaries. किसी भी चीज की डेफिनेट बाउंड्री, जैसे मान लीजिए आपके आसपास एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ मान लीजिए, तो वो कुछ इस प्रकार की बाउंड्री से घिरा हुआ होगा। ये मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, तो इसकी एक बाउंड्री फिक्स है, डेफिनेट बाउंड्रीज है, ये इसका शेप हो गया। मान लीजिए एक ग्लास रखा हुआ आपके पास, ये ग्लास है, इसकी भी डेफिनेट बाउंड्रीज है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है, तो इनको भी इसका ये शेप है। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग शेप हो सकता है। मान लीजिए सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स का भी अपना अपना शेप होता है, ये हर एक पार्टिकल का अपना एक शेप है। चलिए, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा शेप। शेप इज डिफाइंड एज डेफिनेट बाउंड्रीज। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने में हमें हेल्प करेगा वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम, चलिए समझते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज amount of space occupied by substance in 3 dimensions. 3 dimensions यानी 3D। 3D में जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा वो वॉल्यूम है। मान लीजिए ये एक
वुडन ब्लॉक बना ले एक बार फिर से। चलिए, ये एक वुडन ब्लॉक बना लिया मान लीजिए। इस वुडन ब्लॉक की लेंथ मान लीजिए L है, चौड़ाई B यानी ब्रेथ, और इसकी हाइट H है। तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा 3D में? ये कर रहा होगा L इंटू बी इंटू एच। ये आपने पढ़ा है। और ये L इंटू बी इंटू एच क्या हो गया इसका? वॉल्यूम। मान लीजिए कोई एक लिक्विड है, जैसे पानी है, दूध है, तो क्या है, हम 1 लीटर का बर्तन ले आए, 1 लीटर का हम बर्तन ले लें, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। तो ये 1 लीटर चीज को अपने अंदर रख सकता है। तो इसके अंदर जो भी चीज रखेंगे हम, जो चाहे पानी रखें, चाहे तेल रखें, चाहे कुछ भी चीज रखें, कोई भी लिक्विड रखें, तो उसकी कैपेसिटी, तो वो कितना वॉल्यूम कहलाएगा? 1 लीटर। मान लीजिए हमने वाटर उठा करके इस 1 लीटर बर्तन से 2 बार वाटर उठाया, तो उस वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया? 2 बार इसमें आएगा, 2 बार इसमें आया है, तो इसका मतलब 2 लीटर वॉल्यूम हो गया। तो ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस इन 3D, 3 डायमेंशंस। लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी, थर्ड। डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, यानी कि कोई भी एक चीज है उसमें कितने टाइटली चीजें पैक्ड हैं, टाइटली अरेंज्ड हैं। मान लीजिए हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लें ऐसे ही अपने मन से। 2 बॉक्स हैं और 2 बॉक्स में हमने कुछ चीजें डाल दी। एक में कुछ पार्टिकल्स डाल दिए, मान लीजिए ये पार्टिकल्स इतनी दूर दूर पर है, और दूसरा बॉक्स है उसमें पार्टिकल्स थोड़े पास पास में ऐसे अरेंज्ड है। तो जो बॉक्स ज्यादा टाइटली पैक्ड है, जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा पास पास में है, डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाती है। तो डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ, density is the measurement of how tightly a substance is packed. Density is measurement of how tightly any substance is packed. तो ये डेंसिटी है। हमें लगता है आपको डेंसिटी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब वैसे जनरली बहना होता है। कोई भी चीज अगर बहती है तो वो फ्लूइड है। फ्लूइडिटी इज एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो। तो फ्लूइडिटी is defined as ability of substance to flow। कोई भी सब्सटेंस अगर बहता है, फ्लो करता है, तो उसको फ्लूइड नेचर का बोलते हैं।
और ये प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की फ्लूइडिटी कहलाती है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में हम एक बार और बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आपको वहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पर एक बार और हम क्लियर कर दे रहे हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह से जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन यानी कि जहाँ पर कम अमाउंट है वहाँ तक सब्सटेंसेस का मूव कर जाना, अपने आप चला जाना, डिफ्यूजन कहलाता है। एग्जाम्पल हमने लिया था इंसेंस स्टिक का, अगरबत्ती का। तो अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं एक कोने में तो दूसरे कोने में अगर हम खड़े हो जाएं वहां तक उसकी महक आ जाती है, यानी कि उसकी गैस पार्टिकल्स फ्लो करते हुए बहते हुए आ जाते हैं। तो ये डिफ्यूजन कहलाता है। चलिए एक बार डेफिनेशन, अब यहाँ पर टॉपिक आ ही गया है तो हम एक बार उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट of particles from higher concentration concentration का मतलब क्या होता है, हमने बताया था अमाउंट, मात्रा, यानी जहां पर ज्यादा अमाउंट है यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी जहां पर कम है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑन इट्स ओन यानी कि अपने आप चला जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। और किसको बैलेंस कर लेता है, वो हर जगह पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली। चलिए एक बार समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हायर अमाउंट, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑन इट्स ओन, अपने आप। ऑन इट्स ओन का मतलब क्या हुआ, अपने आप। एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली, और हर जगह पर बराबर बराबर मात्रा में फैल जाना, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। एग्जाम्पल हमने आपको बताया है इंसेंस स्टिक का, वो याद रखिएगा। और एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, मान लीजिए ग्लास में आपने रख दिया है पानी और उसमें थोड़ा सा इंक डाल दें, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो अपने आप पूरे पानी में फैल जाती है इंक और पूरे पानी का कलर एक जैसा हो जाता है। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। यहां पर हम लोग ऑन इट्स ओन को स्पॉन्टेनियस वर्ड बोल सकते हैं। ऑन इट्स ओन की जगह पर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब भी अपने आप होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन स्पॉन्टेनियसली एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली। तो ये डेफिनेशन हमारी बन जाती है डिफ्यूजन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ये लिख के आएंगे तो पूरे ही नंबर आ जाएंगे। चलो अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। तो हम देखते हैं रिजिडिटी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिजिडिटी। चलिए रिजिडिटी के बारे में बात करते हैं। रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। तो चलिए जानते हैं। Rigidity is defined as ability of substance not to change its shape
not to change its shape without applying any force. चलिए आप समझते हैं रिजिडिटी का मतलब क्या हमने लिखा है? हमने लिखा है एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस नॉट टू चेंज इट्स शेप, यानी कि अपना शेप चेंज नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाएं, अपने आप क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो शेप। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए, जैसे मान लीजिए थोड़ा फोर्स लगा देते हैं तो कोई चीज़ टूट जाती है, डिफॉर्म कर जाती है, तो वो रिजिड कम है, और जिस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और वो शेप चेंज ना करे, डिफॉर्म ना हो, तो वो हाई रिजिड है, ज़्यादा रिजिड है। चलिए देखते हैं, लकड़ी का एक ब्लॉक लिया हमने और उस लकड़ी के ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, बहुत तेज हमने फोर्स लगाया, मुक्का मारा, और ये इसने अपना शेप चेंज नहीं किया, तो ये कैसा हो गया? रिजिड हो गया, रिजिड हो गया। अब हमने क्ले ली, गीली मिट्टी ली, सॉइल ले ली, तो हमने एक क्ले का बॉल लिया, क्ले बॉल ली जो गीली है इस टाइम पे, और हमने इसमें एक उंगली मारी, तो इसने अपना शेप चेंज कर दिया। शेप चेंज कर दिया का मतलब ये डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म हो गया, अपना शेप चेंज कर दिया, और अपना शेप चेंज कर दिया इस कारण से ये लेस रिजिड है, लेस रिजिड है। अगर अपने आप रखे थे, जब तक हमने इन लोगों को टच नहीं किया था तब तक रखे थे, हम नहीं पता कर पाए कौन सा ज़्यादा रिजिड है, लेकिन हमें हाई रिजिड और लो रिजिड पता करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो सब्सटेंस ये रिजिड थे, लेकिन हाई रिजिड और लो रिजिड पता करने के लिए हमें फोर्स यूज करना पड़ा। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तब तक शेप चेंज नहीं करेगा, इस एबिलिटी को रिजिडिटी बोल दिया है। लेकिन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पर अगर शेप चेंज करे तो हाई रिजिड, थोड़े से ही फोर्स अप्लाई करने पर अगर डिफॉर्म हो जाए तो लो रिजिड है। हमें लगता है आपको रिजिडिटी टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक कंप्रेसिबिलिटी। चलिए समझते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या है। चलिए कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी is defined as, compressibility is the measure of, compressibility is the measure of change the volume, change the volume of substance on applying pressure, on applying pressure। प्रेशर को अप्लाई करने पर, प्रेशर लगाने पर अगर कोई भी सब्सटेंस अपना वॉल्यूम चेंज कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्या है कंप्रेसिबिलिटी। मान लीजिए एक आयरन का ब्लॉक है, आयरन के ब्लॉक में हर तरफ से प्रेशर लग रहा है, हर तरफ से, हर एक एंगल से प्रेशर लग रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से प्रेशर लग रहा है। लेकिन प्रेशर लगने के बावजूद इसने अपना कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं किया, जितना वॉल्यूम है वही रहा, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? जल्दी बताएं, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बैलून का। बैलून में आपने मान लीजिए एयर भरी, एयर भर दी और इस वॉल्यूम में आपने ऐसे
इस बैलून में आपने एयर भर दी। एयर भरने के बाद आपने इसको यहाँ से दबाना स्टार्ट किया इस जगह से। थोड़ी देर बाद आप दबाएंगे तो दबाने से होगा क्या, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, क्योंकि हम पहले ये जान चुके हैं पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पास पास में क्यों नहीं आए होंगे, क्योंकि आयरन में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं, पहले से ही पास पास हैं। लेकिन जो गैस है, एयर है, उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो उन स्पेस को कवर कर लेगा ये पार्टिकल्स। तो जैसे ही आप ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे तो कहो आपकी ये जो गैस है इतने में ही बचे। ये इस तरीके से बैलून शेप ले ले, मान लो ऐसे, इस तरीके से बैलून शेप ले लेगा। तो इसका मतलब एयर कैसी थी, एयर कंप्रेसिबल है। आयरन कैसा था, आयरन इज नॉट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। क्या है कंप्रेसिबिलिटी, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज मेजर ऑफ चेंज द वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग प्रेशर। चलिए एक चीज और, सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड जैसे कि वाटर होता है, तो सॉलिड और लिक्विड जनरली कंप्रेसिबल नहीं होते। ये दोनों कंप्रेसिबल नहीं है। ये एयर जो यानी गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है। ये बात आपको हमने अभी बता दी। अभी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिटेल में जब हम बात करेंगे तब डिफरेंसेस भी देखेंगे और उन सभी में हम आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए अच्छा, अब आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी, आप एक बार फिर से उसको देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन बताए दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, चलिए समझते हैं क्या है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी of substance possessed by its motion। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा मोशन के कारण जो भी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में मोशन के द्वारा जो भी एनर्जी होती है, मोशन के कारण जो भी एनर्जी है, बहुत गड़बड़ हो गया इसमें। किसी भी सब्सटेंस में मोशन के कारण जो भी एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। मान लीजिए दो सब्सटेंस हैं, एक की स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा है, स्पीड एक की ज़्यादा है, बहुत तेज मूव कर रहा है। दूसरा एक सब्सटेंस है जो धिम्मड़ धिम्मड़ चल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा तेज चल रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें मोशन तेज है। तो मोशन के कारण जो भी एनर्जी होती है किसी सब्सटेंस में वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ज़्यादा तेज स्पीड में मोशन, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। धीमा मोशन, कम स्पीड में मोशन, कम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ सब्सटेंस possessed by its motion। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लास्ट टॉपिक। जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चलिए समझते हैं क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ऐसे लिख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स that pull the body
Force of attraction is the force that pull the body due to attraction. Due to attraction. Due to its attraction. Due to its attraction. मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक x एंड एक y। मान लीजिए ये दो बॉडीज हैं, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अट्रैक्ट करने के कारण एक दूसरे को खींच रही हैं। इस खींचने में एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, इसी फोर्स का नाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। ये रही अर्थ, ये हैं आप उछल रहे हैं ऊपर की तरफ। अर्थ जो है वो आपको खींच रही है। अर्थ ने आप पर अट्रैक्शन किया, आपको खींचा, आपको पुल किया। तो अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया गया उस फोर्स को क्या बोल दिया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या रखा गया? क्योंकि ये हेवनली बॉडीज हैं और इन बॉडीज, ये बॉडी आपस में एक दूसरे को खींच रही हैं, इसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स रख दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करने के कारण एक दूसरे को खींचती हैं, तो जो उनका जो फोर्स लगता है, जो भी फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चलिए, हमको लगता है आज की टर्मिनोलॉजी जो हमें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने में हेल्प करेगी, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने में हेल्प करने की सारी टर्मिनोलॉजी हमने सीख ली है। आप हमसे जुड़े रहिए इसी तरह, और हम अगले लेक्चर्स में आपको कंप्लीट चैप्टर करवा देंगे और आपको साइंस में कोई भी समस्या नहीं होगी। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अच्छे नंबर आएंगे और खुश रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।